आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के नए डीजीपी सीवी आनंद ने कहा कि मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे राज्य का डीजीपी नियुक्त किया। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन अच्छी प्रथाओं को जारी रखूं जिन्हें तेलंगाना पुलिस पिछले कुछ दशकों से अपना रही है। विशेष रूप से उन कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दो जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है और जिन पर वे पिछले 2 साल से चर्चा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बदलते हालात और देश में माओवाद के कमजोर पड़ने के साथ हमें भी अपने गतिविधियों की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्ववर्ती राज्य नक्सलवाद और माओवाद की इस समस्या को नियंत्रित करने में अग्रणी रहे हैं। आक्रमण कार्रवाई के साथ साथ एक समानांतर नीति भी थी जिसमें आत्मसमर्पण, पुनर्वास और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को और माओवादियों को रोजगार के अवसर देना शामिल था। भारत सरकार के जोरदार प्रयासों के कारण देश में यह समस्या अब अपने अंत की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। हज जाने वाले यात्रियों के लिए किराए को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख हसन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। अवैसी ने लिखा है कि हज कमेटी हज यात्रियों से हवाई किराए में अंतर के नाम पर अतिरिक्त 10,000 रुपये की मांग कर रही है। ये तब हो रहा है जब कुछ महीने पहले ही मुंबई से रवाना होने वाले हर यात्रियों से 90,844 रुपये वसूले जा चुके हैं। यह आम यात्रियों के लिए मौजूदा दरों से लगभग दोगुना है। अवैसी ने नोटिस की फोटो भी पोस्ट शेयर किए हैं। अवैसी ने कहा है कि क्या हज यात्री हज कमेटी के जरिए जाने की सजा भुगत रहे हैं? यह सरासर शोषण है और कुछ नहीं। ज़्यादातर हज यात्री अमीर नहीं होते, वे हज पर जाने के लिए सालों तक के पैसे जमा करते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए यह कोई विलासिता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और हज यात्रियों से वसूले गए पैसे उन्हें वापस किए जाने चाहिए। वही आपको बता दें कि मेरी लिस्ट में चल रहे संकट की वजह से सरकार की तरफ से हज यात्रियों के लिए नोटिस जारी की गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि 2026 में हज की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त 10,000 रुपये जमा करने होंगे। सभी यात्रियों को 15 मई तक इस रकम का भुगतान करना होगा। नोटिस के मुताबिक यात्री किसी भी शहर से यात्रा करने के लिए निकल रहे हो, चाहे मुंबई हो या दिल्ली या फिर कोई और जगह, सभी को इस यात्रा में बढ़ाई गई राशि को जमा करना होगा। इसके बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी को सूचित किया है और हसन अवैसी ने इसे शोषण बताया है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रामचंद्र राव ने 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे की तैयारी का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद यह प्रधानमंत्री का राज्य का पहला दौरा है और राव के स्टेट प्रेसिडेंट का चार्ज संभालने के बाद हैदराबाद का उनका पहला दौरा है। राव ने तेलंगाना और हैदराबाद के लोगों से प्रधानमंत्री का बड़े जोश और गर्मजोशी से स्वागत करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु से आएंगे, बेगमपेट एयरपोर्ट के पास एक सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और बाद में वो दोपहर के करीब 3 बजे परेड ग्राउंड में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस भी करेंगे। राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को गरीबों, महिलाओं, युवाओं और जेनजी से बढ़ते सपोर्ट के साथ मजबूती मिल रही है। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि देश भर के लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ उम्मीद और भरोसे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार तेलंगाना आ रहे। मई 10 तारीख को तेलंगाना में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कुछ शुभारंभ करने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट्स को भूमि पूजन करने वाला है। इसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के द्वारा परेड ग्राउंड्स में एक बड़ा आम सभा भी होने वाला है। लाखों लोग उसमें आएंगे, बड़ा सभा होगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना जनता को फिर एक बार धन्यवाद देने वाला है।
चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर के कविता द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी को तेलंगाना रक्षणा सेना यानी TRS नाम दे दिया है। इस मंजूरी की आधिकारिक पुष्टि मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने की है। पार्टी के लॉन्च के समय कविता ने पार्टी के लिए प्रस्तावित नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना घोषित किया था, लेकिन ECI ने तेलंगाना रक्षणा सेना को मंजूरी दी है, जिसमें शुरुआती अक्षर TRS ही रखे हैं। वही आपको बता दें कि उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS लॉन्च की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर BRS यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। TPCC प्रेसिडेंट B महेश कुमार गौड़ ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में अपने ऑफिस एक हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से बनाएगी और कहा कि पार्टी को अभी कोई खास कंपटीशन नहीं है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का उद्घाटन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। इससे पहले दिन में महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर सितक्खा के साथ निजामाबाद में नए ऑफिस बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन की। सेरेमनी में पार्टी वर्कर्स और नेताओं को संबोधित करते हुए महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी की लीडरशिप की तारीफ की और कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका छोड़ दिया और देश तेजी से उनकी तरफ देख रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जब भी अगले चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। TPCC चीफ ने BJP की भी कड़ी आलोचना की और उस पर कम्युनल और जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप लगाया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी वक्त से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के भीतर राज्य के नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलों और आशंकाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस फैसले का स्वागत करेंगे। उन्होंने खड़गे से एक बेहद अनुभवी और पार्टी का वरिष्ठ नेता करार देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक चर्चाओं और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य की जनता से किए गए अच्छे शासन के वादे को पूरा करना है। गृह मंत्री जी परमेश्वर का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 4 मई के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हालांकि नेतृत्व का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। खड़गे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ कांग्रेस और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि 4 मई को 4 राज्यों और एक अनुशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसला लिया जा सकता है। इधर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के समर्थक लगातार यह दावा कर रहे हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद यह सहमति बनी थी कि 5 साल के कार्यकाल में सिद्धरामैया और शिव कुमार बारी बारी से मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार गिरने की घटना पर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि अस्पताल की दीवार गिरने से हम स्तंभ है। यह दीवार देखने में कमज़ोर नहीं लग रही थी, फिर भी इसके गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। यह दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी। कर्नाटक सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए शिवाजी नगर कांग्रेस कमेटी ने भी अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। दीवार कैसे गिरी इसकी जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। भारी बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने बेंगलुरु को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जो तकरीबन 25-27 साल पहले बनाया गया होगा, ये दीवार गिरी है और इसमें 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत दुख की बात यह है कि एक बच्ची भी इसमें अपनी जान गंवा चुकी है। इतनी जोर से जो बरसात हुई, बिजली जो कड़की, उससे बचने के लिए जिस दीवार के नीचे वो सहारा लेने आए थे, वो दीवार गिरी और मुझे तो बहुत दुख है और शौक भी है। मैं ठीक से अल्फाज मेरे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये दीवार जो 25-30 साल पहले बनी है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं नज़र आ रही कि वो गिर जाएगी। लेकिन सरकार ने हम ये इंक्वायरी अनाउंस किया है। सरकार ने कहा है कि इंक्वायरी होगी,
जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन भी सरकार ने अनाउंस किया है 5 लाख। मैं उसको और बढ़ाने की अपील भी मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बेंगलोर में बरसात और हवा ये आती रहती है, लेकिन ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो कमज़ोर हैं, उसको सब देखना पड़ेगा। होल्डिंग्स हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि चलिए देखते हैं कि आखिर में जनता क्या फैसला करती है। बीजेपी बहुत खुश है या खुशी से उछल रही है सिर्फ इसलिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनके पक्ष में है और उन्होंने अपनी मनमर्जी के हिसाब से परिसीमन करवा लिया है। वे इसी बात पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आखिर में फैसला जनता ही करेगी। 4 मई को आपको बेहद चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। मेटराइज के एग्जिट पोल ने केरल की सियासत में तगड़ा भूचाल ला दिया है। सर्वे के अनुसार विपक्षी यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे दिख रहा है और बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है। केरल विधानसभा के कुल 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। एग्जिट पोल के मुताबिक यूडीएफ गठबंधन इस जादुई आंकड़े को छूने या पार करने की स्थिति में है, जबकि एलडीएफ काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है। वोट शेयर में भी यूडीएफ का स्पष्ट फायदा दिख रहा है। यूडीएफ एलडीएफ से 2.2% ज्यादा वोट हासिल करता दिख रहा है। एनडीए का 13.4% वोट शेयर इस बार भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीटों में उसका प्रदर्शन बेहद मामूली रहने का अनुमान है। यदि एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो केरल में पिनराई विजयन की एलडीएफ सरकार का कार्यकाल खत्म हो सकता है और यूडीएफ यानी कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन वापसी कर सकता है। यह एलडीएफ के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि पिछले चुनाव में वह सत्ता में था। एनडीए को इस बार भी ज़्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान है। हालांकि उसका वोट शेयर 13% के आसपास रहने की भविष्यवाणी किया गया है। बीते दिन 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी के एग्जिट पोल आए। अधिकतर अनुमानों में पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत बताई जा रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके प्लस, केरलम में एलडीएफ और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन सरकार बना सकता है। इन अनुमानों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल एक रैकेट है, वोट देने का अधिकार अब खतरे में है। इसके साथ उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आयोग इतना पक्षपाती पहले कभी नहीं रहा जितना ज्ञानेश कुमार के समय में है। आगे उन्होंने कहा कि वह पिछले कुमार से भी ज्यादा पक्षपाती हैं। यह गिरावट उनके पिछले प्रमुख के समय में शुरू हो गई थी। यह आदमी एक खिलाड़ी है। हम चुनाव लड़ने के साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं। संसद में पेश किए गए हमारे महाभियोग प्रस्ताव में उनके खिलाफ 9 आरोप लगाए गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आए एग्जिट पोल में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एक्सिस माई इंडिया के ताज़ा सर्वे के मुताबिक फिल्म अभिनेता से नेता बने विजय अब मुख्यमंत्री पद की पसंद में मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से आगे निकलते दिख रहे हैं। सर्वे में 33% लोगों ने टीवीके के प्रमुख विजय को अगला मुख्यमंत्री पसंद किया है, जबकि एमके स्टालिन को 35% लोगों ने समर्थन किया है। इस तरह दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री पलनिस्वामी इस दौड़ में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्हें 22% लोगों का समर्थन मिला है। बीजेपी नेता अन्नामलाई को सिर्फ 2% लोगों ने पसंद किया है। नाम तमिलनाडु कांची के नेता सेंथिमन सीमन को 3% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि 1% लोगों ने या तो किसी अन्य को चुना है या अभी अपनी राय नहीं दी है। वही एग्जिट पोल के बाकी आंकड़ों पर नजर डाले तो ज्यादातर सर्वे यह इशारा कर रहे हैं कि राज्य में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार फिर से सत्ता में लौट सकती है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर व्यक्तिगत पसंद में विजय आगे दिख रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के मामले में डीएमके का पलड़ा अभी भी भारी बताया जा रहा है। साथ ही विजय की पार्टी टीवीके के अगले चुनाव में ही अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय से अपनी मुलाकात के बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण नगर से टीवीके उम्मीदवार एन मैरी विल्स ने कहा कि यह उनसे मिलने और चुनाव प्रचार और वोटिंग के दौरान हमारे अनुभव पर चर्चा करने का एक अच्छा मौका था। वे हमें देखकर बहुत खुश हुए और हम भी उन्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हुए। हम 4 मई को नतीजों के बाद उनसे दोबारा मिलने आएंगे। एग्जिट पोल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमें पूरा यकीन है कि नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी होने के बाद से
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, हमें भारत की जनता पर पूरा भरोसा है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता भी इससे वंचित नहीं रहना चाहती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार। असम और पुडुचेरी में एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी और केरल में भी हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से हम अपनी आगे की यात्रा शुरुआत करेंगे। एग्जिट पोल का कोई इतना हम लोग सीरियसनेस नहीं लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारत के लोग, भारत की जनता जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है, पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के लोग भी उससे वंचित नहीं रहना चाहते और पश्चिम बंगाल में शुद्ध रूप से भाजपा की, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार आने जा रही है। असम और पुडुचेरी में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी और केरल में भी हमें विश्वास है कि हम अपना आगे की यात्रा की बढ़त इस चुनाव से शुरू करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।